आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो पहले भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम सीधे आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसे चल दिए। तो सबसे पहले इतिहास को पढ़ना ज़रूरी है। भारतीय संविधान का इतिहास देखिए तो जब से अंग्रेज़ आए भारत में तब से भारतीय संविधान का इतिहास बनना शुरू हो गया था। क्योंकि पहले तो राजा महाराजा इतने नियम कायदे से नहीं चलते थे, लेकिन जब से अंग्रेज़ों ने शासन शुरू किया तब से उन्होंने नियम कायदे बनाना शुरू कर दिए। बहुत से उन्होंने अधिनियम पारित किए, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट था, जो पहला संविधान सुधार जिसे बोल सकते हैं हम। तो जो संवैधानिक इतिहास है उसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग कंपनी काल और जो दूसरा भाग है वो ब्रिटिश ताज का काल। देखो, अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी से लेकर लगभग 1858 तक इसे कंपनी काल बोल सकते हैं। क्यों? 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने डायरेक्ट अपने अंडर कर लिया पूरा सिस्टम। भारत का जो भी सिस्टम था उसे अपने अंडर कर लिया। 58 से लेकर 1947 तक जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक ब्रिटिश ताज का राज था यहाँ पर, यानी ब्रिटिश जो इंग्लैंड की महारानी थी उसका राज था। 1857 की क्रांति के वक्त महारानी को पता चल गया था कि कंपनी से अब वहाँ पर शासन नहीं हो सकता। वहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, तो वहाँ की जो रानी थी उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। तो पहले हम पढ़ेंगे कंपनी काल। कंपनी आई, और उससे पहले भी हम देखें कंपनी भारत में आई तो कैसे आई। देखो, एक व्यक्ति था इतिहासकार जिसका नाम था रोल्फ पिच। इसने पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किया और ये 1591 में चला गया इंग्लैंड का ही था। ये भ्रमण करके इंग्लैंड चला गया और उसने वहाँ जाकर बोला कि पूरे जो विश्व में अगर कोई सबसे अमीर व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है अकबर। अकबर आपको पता ही है, मुगल सम्राट थे भारत के। तो रोल्फ पिच ने कहा कि सबसे अमीर व्यक्ति कोई विश्व में है उस समय की बात चल रही है, तो वो है अकबर। तो ये बात सुनकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहाँ पर व्यापारी थे उनके मन में लालसा उठी कि क्यों ना हम भी दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करें। तो उन्होंने योजना बना ली और उन्होंने रानी से परमिशन मांगी। वहाँ उस समय महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, और एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर जारी कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। वो भी दक्षिण पूर्वी एशिया और प्लस अफ्रीका के 15 देशों में परमिशन दे दी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। किसने? एलिजाबेथ प्रथम ने। उस समय इंग्लैंड की रानी थी ये। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, सिग्नेचर कर दिए और कहा कि आप दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार कर सकते हो, प्लस आप अफ्रीका के 15 देशों में व्यापार कर सकते हो। देखो, रानी ने तो परमिशन दे दी, लेकिन भारत में उस समय कौन थे? मुगल सम्राट। तो उनकी भी परमिशन लेना ज़रूरी था। तो 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि आया, विलियम हॉकिंस। इसने परमिशन, ये कंपनी का प्रतिनिधित्व बनकर आया और इसने कहा कि हमें ज़मीन चाहिए कारखाना लगाने के लिए। इसने ज़मीन मांगी किससे? जहांगीर से। उस समय कौन मुगल सम्राट था? जहांगीर। तो जहांगीर ने ऐसे झटके से उसको ज़मीन नहीं दी, कहा कि ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जहांगीर ने कहा कि ज़मीन तो है, 400 बीघा ज़मीन है। कहाँ पर? सूरत में है। उस ज़मीन पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा है। आप जाओ वहाँ और सूरत में जो ज़मीन है वो ले लो। तो ये चला गया विलियम हॉकिंस है वो चला गया सूरत।
लेकिन जब ये सूरत गया तो पुर्तगालियों ने विरोध किया। जाहिर सी बात है वो विरोध करेंगे क्योंकि वो लोग वहाँ पर व्यापार कर रहे थे ऑलरेडी। तो फिर ये तो नाकाम हो गया वो ज़मीन लेने के लिए। फिर 1612 में कैप्टन बेस्ट, एक और अंग्रेज़ है कैप्टन बेस्ट, ये आया और इसने छोटा सा एक समुद्री युद्ध लड़ा पुर्तगालियों के साथ और ये जीत गया। और 1612 में ही कारखाने की स्थापना कर दी, कारखाने की स्थापना कर दी सूरत में। यानी कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में बना लिया 1612 में। अभी इनको व्यापार की परमिशन नहीं मिली है, ज़मीन मिली है केवल। फिर व्यापार की परमिशन लेने के लिए एक और आया अंग्रेज़, जो कि 1615 ईस्वी में आया था। व्यापार की परमिशन लेने के लिए जो अंग्रेज़ आया था उसका नाम था सर टॉमस रो। ये आया था 1615 ईस्वी में भारत आया। 1615 ईस्वी में भारत आया। इसने भारत में आते ही इसने जहांगीर को खोजना शुरू कर दिया, क्योंकि परमिशन देने वाला कौन था, मुग़ल सम्राट। तो और फिर ये खोजता खोजता जहांगीर को चला गया अजमेर। उस समय इसे पता चला कि जो जहांगीर है वो अजमेर के मैगजीन दुर्ग में है। इसकी जहांगीर से मुलाकात हुई 10 जनवरी 1616, यानी अगला साल। आया 15 में और मिला जहांगीर से कब, 10 जनवरी 1616 में टॉमस रो मिला। इसने मांगी परमिशन, कहा कि हमें व्यापार करना है, हमें आप परमिशन दीजिए। तो जहांगीर ये 3 साल तक रहा मुग़ल दरबार में, 3 साल तक रहा मुग़ल दरबार में। और आखिरकार इसे कामयाबी मिल गई और जहांगीर ने इसे परमिशन दे दी, परमिशन मिल गई। लेकिन जहांगीर ने कहा कि हम टैक्स लेंगे आपसे। ये भी मान गया, इनको परमिशन मिल गई, कहा कि हम आपसे टैक्स लेंगे। फिर क्या हुआ कि कंपनी ने व्यापार करना शुरू कर दिया। वो टैक्स दे रहे थे मुग़ल सम्राट को। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक घटना हुई 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। अगर आप मुग़ल शासकों की बात करेंगे तो इसे आप अंतिम ऐसे प्रतापी, ऐसे लड़ाकू टाइप का मान सकते हैं औरंगज़ेब को। उसके बाद वाले शांत स्वभाव के थे या उनमें इतनी ताकत नहीं थी। तो औरंगज़ेब की मृत्यु हुई 1707 में। ये घटना महत्वपूर्ण थी अंग्रेज़ों के लिए। औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बॉम्बे, उस समय नाम था बॉम्बे और मद्रास पर कब्ज़ा कर लिया। बॉम्बे और मद्रास पर कब्ज़ा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यानी इन्होंने अपनी जो विस्तारवाद की नीति है उसको दिखाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, एक घटना और घटित हुई। 1717 में मुग़ल सम्राट कौन था, फ़र्रुख सियार। इस मुग़ल सम्राट की गर्दन में रहता था दर्द। इसकी गर्दन टेढ़ी रहती थी, ये परेशान था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक डॉक्टर को बुलाया इंग्लैंड से और इसकी गर्दन सीधी करवा दी। अब राजा था, खुश हो गया और इसने परमिट जारी कर दिया कि जो टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, निःशुल्क व्यापार की परमिशन, इसे बोलते हैं निःशुल्क व्यापार की परमिशन। किसने दी, फ़र्रुख सियार ने। किस लिए, कारण क्या था, एक डॉक्टर को बुलाया और इसकी गर्दन सीधी करवा दी, बस इतना ही कारण था। यानी अब तो और ही मज़े बन गए कंपनी वालों के, ना तो टैक्स दे रहे हैं, फ्री में व्यापार कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं। और बॉम्बे ले लिया, मद्रास ले लिया। अब इनकी नज़र थी बंगाल पर, क्यों थी, क्योंकि बंगाल समुद्री मार्गों से बहुत अच्छे से जुड़ा है, बहुत सारी बंदरगाह भी है। तो इनकी नज़र थी बंगाल पर। बंगाल में कौन था उस समय, सिराजुद्दौला था। 23 जून 1757 को एक युद्ध हुआ जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। ये लड़ा गया था, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ था वर्सेस सिराजुद्दौला।
ये था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। इन दोनों के मध्य लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और इन्होंने बंगाल पर और कब्जा कर लिया, यानी इन्होंने धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसे गिफ्ट में क्या मिला, इसे बना दिया गया बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर किसे बना दिया गया, रॉबर्ट क्लाइव को। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। इसने सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध लड़ा और जीत भी गया। फिर क्या हुआ, कंपनी के भाव बढ़ने लग गए। यानी इन्होंने सोचा कि हम तो युद्ध भी जीत सकते हैं, हमने तो इतना सारा क्षेत्र भी कब्जा कर लिया है। फिर जो कंपनी के व्यापारी थे उन्होंने धीरे धीरे निजी व्यापार शुरू कर दिया, यानी अपने अपने रास्ते पर सभी जाने लग गए और भ्रष्टाचार बढ़ गया। भारतीयों से गिफ्ट लेने लग गए रिश्वत के तौर पर, यानी कंपनी धीरे धीरे घाटे में जाने लग गई। तब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने हस्तक्षेप कर दिया और सबसे पहले उन्होंने वो लेकर आए एक एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट नाम से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आए रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट को लाने का मुख्य कारण था कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन है उसको समाप्त करना। इस एक्ट में और भी बहुत सारे प्रावधान थे। इस एक्ट में सबसे पहला प्रावधान एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर, कलकत्ता में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे उस समय, और जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ये थे पहले मुख्य न्यायाधीश जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था उसके। इसका जो दूसरा प्रावधान था वो था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं वो गिफ्ट नहीं लेंगे, भारतीयों से गिफ्ट नहीं लेंगे, उपहार नहीं लेंगे। और तीसरा था कि जो बंगाल का गवर्नर है उसका पद बदल दिया गया और बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी आगे जनरल नाम लगा दिया गया। और जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम। वॉरेन हेस्टिंग 1773 में बनाया गया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले था केवल गवर्नर। बंगाल का गवर्नर कौन था प्रथम, रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने जिला कलेक्टर का पद, जो भारत में आज भी चलता है, जिला कलेक्टर का पद सर्जित किया। यानी जो जिला कलेक्टर का पद चलता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसकी शुरुआत की थी। और चौथा था कि जो मद्रास और जो बॉम्बे के जो गवर्नर है उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया, यानी ये सुप्रीम हो गया। और वो जो जो बॉम्बे और जो चेन्नई मद्रास का जो गवर्नर है वो इसके अंडर हो गया, यानी केंद्रीकरण किया गया, यानी एक सेंट्रलाइज पावर बनाई गई। और वो सेंट्रलाइज पावर कहाँ थी, वो थी बंगाल में। और कौन सबसे पहले बना, वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर अंडर आ गए किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर आ गए मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर। ये 4 इसमें प्रावधान थे, मुख्य प्रावधान यही थे रेगुलेटिंग एक्ट का। वो चाहते थे कि जो कंपनी जो घाटे में चले वो फ़ायदे में आ जाए, क्योंकि इन्होंने जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया, गिफ्ट लेना शुरू कर दिया, खुद के ही व्यापार उन्होंने शुरू कर दिए, निजी व्यापार। यानी ब्रिटिश चाहते थे कि ये बंधे रहे, ये इधर उधर ना भागे। इन्होंने अपना व्यापार खुद का अलग अलग शुरू कर रहे थे। तो
ब्रिटिश को पता था अगर ऐसा करेंगे तो भारत पर राज नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। इसके बाद 1784 में एक एक्ट और आया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और उसी द एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अगली वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू।